कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और लगे होंगे अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप देने में, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं दोस्तों और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आइए अपनी क्लास में स्वागत करते हैं आपका। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन। बायोलॉजी में हम लोग रेस्पिरेशन देख रहे हैं और श्वसन में सारी चीज़ें हो गई थी। पौधों में श्वसन किस तरह होता है ये चीज़ें बाकी थी, तो आज हम इसी चीज़ को आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है पौधों में श्वसन होता है। जीवों में श्वसन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जैसे जंतुओं में अलग तरीके से होता है, पौधों में अलग होता है। तो हम चूँकि पादप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पादपों में किस तरह श्वसन की प्रक्रिया घटित होती है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि पौधों में किस तरह श्वसन होता है। ठीक है, पौधों में श्वसन। तो देखिए, जो पौधों में श्वसन होता है दोस्तों, वो बाहरी सतह से होता है। वो किस चीज से होता है? शरीर की सतह। शरीर की जो सतह है, यहाँ से जो है श्वसन गैसों का, सतह से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पादपों का जो शरीर होता है उसी की सतह से जो है क्या होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है? विसरण। विसरण को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। विसरण से समझिए कि जो है विसरित होने की प्रक्रिया बहुत सारे उदाहरणों में है। ठीक है, विसरण के माध्यम से क्या होता है, कोई भी चीज जो है एक माध्यम से, वो अणुओं के माध्यम से जो है, चाहे वो नमी हो चाहे वो ऊष्मा हो, उसका प्रसारण होता है। विसरण हम जो है कभी देखेंगे बाद में। तो विसरण के माध्यम से ही क्या होता है? श्वसन की गैसों का आदान प्रदान होता है और शरीर की सतह से। जैसे कोई पौधा है तो या तो यहाँ से होगा, ठीक है, या तो कहाँ से होगा? पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से होता है। तो हम देखेंगे कैसे कैसे। या तो जो है रंध्रों से होगा, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, या तो फिर किससे होगा? जैसे मान लीजिए बहुत पुराने वृक्ष हैं, बहुत मोटे विशालकाय पुराने वृक्ष हैं, तो इनके तने जो होते हैं काफी विशालकाय होते हैं। तो ऊपर की जो परत जिसको कहते हैं हम, ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति, आप पादप कोशिका में पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, मृत होती है। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको समझना क्या है कि इनकी जो कड़ी त्वचा होती है, इस पर भी क्या होते हैं? वात रंध्र होते हैं। ये जो कड़ी त्वचा है ना, इसमें छोटे छोटे जो है क्या होते हैं? वात रंध्र। वात रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? वात रंध्र पाए जाते हैं। और ये जो होता है अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, यहाँ पर कोशिका में क्या होता है? अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। जैसे अंतरकोशिकीय स्थान कैसे होगा दोस्तों? ये जो कोशिकाओं से ये जो बना हुआ है, ठीक है,
इसकी त्वचा बनी हुई है या इसके और भी पार्ट्स होते हैं पौधों के, तो यहाँ दो कोशिकाओं के भीतर, दो कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में जो होता है वो क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतर कोशिकीय जो अवकाश होता है, इसी से क्या होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब आपने क्या देखा, पौधे की जो है सतह से होगा श्वसन, सतह से श्वसन होगा, विसरण विधि से होगा। पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा, स्टोमेटा आप जान लीजिए बहुत जगह इस्तेमाल होता है। स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र। क्या होता है, रंध्र। तो ये जो रंध्र होता है इसमें क्या होता है, इससे जो है क्या होता है, ये श्वसन गैसों का भी आदान प्रदान करता है और जब वाष्पोत्सर्जन होता है वहां भी ये काम आता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो है दिन में खुलते हैं और रात्रि को बंद हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो एक तो श्वसन इनके माध्यम से होगा और दूसरा किसके माध्यम से होगा, ये जो इनके बीच अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, वातरंध्र पाए जाते हैं। वातरंध्र मतलब जहां जिस छिद्र से हवाओं का आदान प्रदान हो, तो यहाँ से जो है इनमें श्वसन संभव होता है। क्लियर हुआ। चलिए, मतलब इनके विभिन्न भागों से श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये महत्वपूर्ण है समझना। जैसे मनुष्यों में क्या होता है, एक विशेष अंग जो है इसके लिए बना हुआ है। हम नाक द्वारा जो है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन करते हैं। हम श्वसन गैसों का जो है अंतर्ग्रहण करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाद में हम छोड़ देते हैं गैसों को। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो एक विशेष अंग इसके लिए विशेषीकृत है, चाहे वो नाक हो, चाहे वो फुफ्फुस की जो है नलियाँ हों जो होती हैं, फुफ्फुस होता है, फेफड़ा होता है, उसके लिए होता है। तो हर चीज़ एक अंग बना हुआ है उस चीज़ के लिए। पौधों में भी क्या होता है कि इनकी बाहरी सतह से जो है परासरण विधि से श्वसन होता है। और किस तरह होता है, आपने देखा कि पत्तियों में कहाँ से होता है, और जो बार्क इनको कहते हैं, जो बड़े बड़े मोटे तने होते हैं, तो इनकी जो मोटी मोटी परतें होती हैं इनको बार्क कहा जाता है, बार्क। तो ये इनसे जो है वातरंध्र यहाँ जो पाए जाएंगे, इन्हीं से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर हुआ। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आइए, अब देखिए होता क्या है। चलिए, ये तो हो गया श्वसन का ऊपरी हिस्सा। अब जो है मृदा के कण जो होते हैं मिट्टी में, ठीक है, अब वहां पर जड़ें भी होती हैं। अब देखिए, चूंकि इसमें क्या है ना, इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो है एक जगह से श्वसन हो जाएगा तो हर जगह काम चल जाएगा, ये भी जान लीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, हर अंग इसलिए श्वसन करता है क्योंकि इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है मनुष्यों में या और जीव जंतुओं की तरह कि मतलब पूरे शरीर में जो है ब्लड के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इसका मतलब हर अंग आत्मनिर्भर काम करेगा। मतलब जड़ों को भी श्वसन करना होगा। मतलब क्या, जड़ों को भी श्वसन करना होगा, समझ लीजिए। ऐसा नहीं पत्ती ने काम कर लिया तो पूरा गैस का विनिमय हो गया पूरे पौधों के शरीर में, या वातरंध्रों ने कर लिया तो हो गया। जड़ों को अपना काम खुद करना पड़ेगा श्वसन का। अब देखिए यहाँ इनको कैसे वायु मिलती है। यहाँ जो मिट्टी के कण होते हैं, मृदा के कण होते हैं, इनके बीच में जो होता है अवकाश होता है। क्या होता है, अवकाश होता है। और इन्हीं में क्या भरी रहती है, वायु। इसी वायु को जड़ें जो है ग्रहण करके अपना श्वसन कर लेती हैं। अब जाहिर सी बात है, जड़ों की भी बाहरी त्वचा से विस्तरण विधि द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। बात समझ में आई। चलिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई कि किन किन भागों से पौधों में श्वसन होता है। ठीक है, जड़ों से अपने तरीके से होता है, पत्तियों में अलग तरीके से, तने में अलग तरीके से।
अच्छा, कभी आपने सोचा है कि पौधों में अगर बहुत पानी आप भर देंगे, मिट्टी में खूब पानी भर दिया आपने, तो जड़ें सड़ जाती हैं या जो है मर जाता है पौधा, ऐसा क्यों होता है? जब देखिए पौधे की जड़ों के पास खूब पानी भर जाएगा तो इनमें वायु जो है क्या होगी, वायु नहीं रह जाएगी। मिट्टी के बीच जो अंतरावकाश होता है उसकी वजह से जड़ें क्या करती हैं, जड़ें जो है ग्रहण कर लेती हैं वायु, अपने काम भर की वायु ग्रहण करके शोषण कर लेती हैं। लेकिन जब पानी भर जाएगा तो वायु की अनुपस्थिति हो जाएगी। और चूंकि देखिए जलीय पौधों की बात अलग है, लेकिन अगर जो स्थलीय पौधे हैं वो क्या होंगे, पानी जल के अत्यधिक जमाव से जल के अत्यधिक जमाव से क्या होगा, पौधा क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि उसकी जड़ें शोषण नहीं कर पाएंगी। क्लियर हुआ? तो चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपको समझ में आ गया। अब जो जलीय पौधे हैं वो कैसे करते हैं, जलीय पौधों में क्या होता है, वहां भी विसरण क्रिया होती है। तो देखिए जल में क्या होता है, ऑक्सीजन घुली होती है, वो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन लेते हैं और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड विसरित कर देते हैं। इस तरह उनमें श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, CO2 में जो है CO2 ये मुक्त कर देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, चाहे वो स्थलीय पौधे हो चाहे जलीय। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज समझना ये जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और श्वसन का संबंध पौधों में। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और श्वसन। अब कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, चलिए ठीक है। अब इस पौधे में क्या हो रहा है, श्वसन भी हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, दिन में क्या होता है, केवल दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। रात्रि में क्या होता है, केवल रात्रि में केवल श्वसन। दिन में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण भी होगा और श्वसन तो होगा ही। श्वसन प्लस प्रकाश संश्लेषण ये दिन में होता है। रात्रि में क्या होगा, केवल श्वसन होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें समझने वाली बात है कि दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, दिन में जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी तो आपको पता है कि CO2 वायुमंडल से पौधे लेते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पौधे इसके लिए भी आत्मनिर्भर हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण उन्होंने किया कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, इसके बाद इन्होंने रिलीज क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, और ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल ये कर लेते हैं अपने श्वसन में। ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल ये कर लेते हैं अपने लिए श्वसन में। रात्रि में आत्मनिर्भर नहीं होते, रात्रि में इनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है वायुमंडल से। क्लियर हुआ? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने द्वारा छोड़ी गई जो प्रकाश संश्लेषण से इनकी जो है ऑक्सीजन जो सह उत्पाद है, वही छोड़ी गई ऑक्सीजन का प्रयोग ये श्वसन में कर लेते हैं। ठीक है, श्वसन में ये अपने द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का ही प्रयोग कर लेते हैं दिन में, लेकिन रात्रि में ऐसा नहीं होता। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। दिन में क्या होता है, दिन में अब देखिए इसी तरह क्या होता है, ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल कर लिया श्वसन में। अब जब जो है श्वसन ये कर लेंगे तब कौन सी गैस निकलेगी, CO2। CO2 रिलीज करेंगे श्वसन में, क्योंकि ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। इस CO2 का इस्तेमाल ये किस में कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में। अब समझिए बात को, प्रकाश संश्लेषण में ये श्वसन द्वारा छोड़ी गई CO2 का इस्तेमाल कर लेते हैं और
प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 निकलती, जो ऑक्सीजन निकलती है, उसका इस्तेमाल ये अपने श्वसन में कर लेते हैं। दोनों में उल्टा होता है, आपको पता है। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? मतलब श्वसन से जो CO2 निकलेगी पौधों में, उसका काम क्या करेंगे, ये CO2 को इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, जिसमें CO2 इस्तेमाल होती है वो ऑक्सीजन निकलती, और जब ऑक्सीजन जो निकलेगी उसका इस्तेमाल किस में करेंगे, ये श्वसन में करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तब क्या होता है, श्वसन से क्या होता है, CO2 गैस केवल निकलती है। जो स्टोमेटा होता है या और जो रंध्र होते हैं, इनसे क्या होगा, CO2 निकलेगी। दिन के समय क्या निकलेगी, दिन के समय चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादातर निकलती है। मतलब जो रंध्र होते हैं या स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से दिन में ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है और रात में क्या निकलती है, CO2 निकलती है। क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आ गया दोस्तों? श्वसन समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का संबंध है पौधों से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि ये जो है, ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये जंतुओं में और पौधों में भिन्न होती है। मतलब पादपों की श्वसन प्रक्रिया जंतुओं से भिन्न होती है। ठीक है, चलिए, अब क्या क्या भिन्नता है। पहली चीज तो आपको पता है कि जो है जंतुओं में एक विशेष अंग पाए जाते हैं, स्वतंत्र तंत्र ही पूरा डेवलप होता है, और यहाँ आपने देखा कि हर अंग श्वसन कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या, यहाँ पर प्रत्येक भाग, यही चीज है, प्रत्येक भाग जो है श्वसन करता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्तियां हो। ठीक है, सारा भाग श्वसन करता है, मतलब श्वसन के लिए सब आत्मनिर्भर है। ठीक है, पौधे का प्रत्येक भाग आत्मनिर्भर है। ठीक है, अब जैसा कि आपको ये बता ही चुके हैं, ये बात बता चुके हैं कि पादपों में क्या होता है दोस्तों, पादपों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता, परिवहन जो होता है वो नहीं होता, परिवहन नहीं होता श्वसन गैसों का। क्लियर हुआ? क्योंकि परिवहन ही होता तो इसकी जरूरत ना पड़ती, हर अंग को श्वसन करने की जरूरत ना पड़ती। तो दोनों एक दूसरे से एक तरह से संबंधित हैं। अब श्वसन मान के चलिए, परिवहन तंत्र न होने की वजह से भी और अपनी अपनी वजह से भी, श्वसन तंत्र न होने की वजह से भी ऐसा होता है कि गति जो होती है वो धीमी होती है। ठीक है, श्वसन दर जो होती है धीमी होती है। देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया से ज्यादा तेज होती है, क्योंकि पौधों को उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना है, एक जगह खड़े रहना है, डेवलप होना है। बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल अगर जंतुओं की अपेक्षा बात किया जाए तो नहीं करना पड़ता। इंसान को सोचिए कितनी भाग दौड़ है, मतलब उसके लिए श्वसन कितना आवश्यक है कि उसमें श्वसन अच्छे से हो, जरा सी सांस रुकी तो काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो श्वसन बहुत ही आवश्यक है सबके लिए, हर जीवधारी के लिए। पादपों में श्वसन दर क्या होती है, धीमी होती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब कुछ कंडीशन में क्या है, जैसे प्रकाश की उपस्थिति है अगर, तो प्रकाश की उपस्थिति अगर है तो क्या होगा, श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्वसन दर, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए, श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रकाश उपस्थित है तो श्वसन दर बढ़ जाएगी, ये जवाब होगा, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रकाश उपस्थित है तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया तेज होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा, जो रिलीज करेगी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में। पौधों की ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की, ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो श्वसन में तो ऑक्सीजन ही इस्तेमाल होगी पौधों के लिए, तो ये चीज होगी, इस श्वसन दर जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। श्वसन में पादप
ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अन्य सभी जंतुओं की और जीवधारियों की तरह। ये कभी कंफ्यूज मत करिएगा, पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन में। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और श्वसन में और जंतुओं की तरह, मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने में और छोड़ने में, मतलब गैस विनिमय में निकालते कौन सी गैस है? CO2। ठीक है, ये कभी कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए, मतलब अगर प्रकाश की उपस्थिति है तो श्वसन दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अच्छा, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ तक अगर ताप बढ़ता है 0 से 30 डिग्री तक, तो क्या होगा? श्वसन दर क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? श्वसन दर बढ़ेगी। 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में क्या होता है? श्वसन दर बढ़ती है। ठीक है, ये टेम्परेचर और प्रकाश की बात हो गई। अब श्वसन को करते हैं खत्म दोस्तों। ठीक है, अब श्वसन का काम हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरा टॉपिक, एकदम नया टॉपिक। ठीक है, और वो है वाष्पोत्सर्जन। ये भी पादपों में होने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको आइए देख लिया जाए, एकदम नया टॉपिक देखा जाए। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रांसपीरेशन। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ये है क्या? वाष्पोत्सर्जन है क्या? वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना। वायवीय का मतलब हो गया जहां पर वायु विद्यमान होती है, जहां से वायु के रंध्र बने हुए हैं, जहां से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। जो आपने देखा, स्टोमेटा देखा आपने पत्तियों में। ठीक है, ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं जिन्हें हमने रंध्र कहा, तो वायवीय भागों से जल का उड़ना, जल का उड़ना क्या है? वाष्पोत्सर्जन। उत्सर्जन। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? किस रूप में उड़ता है? वाष्प के रूप में। यहाँ पर प्रकाश की रोशनी पड़ेगी या ताप बढ़ेगा तो ये जो है वेपोराइज होके उड़ जाएगा। और अब पौधे के सतह पे या पत्ती पे आप पानी तो देखते नहीं हैं, लेकिन जो इसके वायवीय भाग है, मतलब जिस छिद्रों से वायु आती जाती है, अभी आपने श्वसन देखा ही, श्वसन में आपने देखा कि वातरंध्र होते हैं, अंतराकोष्ठीय अवकाश होता है, स्टोमेटा तो आप देख ही रहे हैं, पत्तियों में सरंध्र जो होते हैं। यहाँ से वायु भी जो है वो अंदर और बाहर आती जाती है, मतलब जो श्वसन गैसें हैं इनका परिवहन होता है, तो आपने देखा है। इसके साथ ही साथ इन्हीं भागों से जल का क्या होता है? वाष्प रूप में बदल के वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जल उड़ता रहता है। क्लियर हुआ? वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। जैसे आप केतली देखते हैं, केतली में पानी बॉयल कर रहे हैं तो पानी जब गर्म होने लगता है, क्वथनांक पे जब आ जाएगा तो उबलने लगेगा और उड़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा सारा पानी उड़ जाएगा। क्लियर हुआ? वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ये काम हुआ जो है वायवीय भागों से, जहां से वायु का भी आदान प्रदान हो सकता है, वहां से जल का वाष्प के रूप में उड़ना कह सकते हैं। वाष्प के रूप में उड़ना क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन में आपको क्या जानना है? देखिए, जल में जो पौधे होते हैं दोस्तों, जल में जो पौधे, जलीय पौधों की बात नहीं हो रही है, स्थलीय पौधों की बात हो रही है। पौधों में जो जल होता है, ठीक है, पौधों में जो जल पाया जाता है, पौधों में जो जल होता है वो स्थायी होता है या अस्थायी होता है? वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। कैसे?
जल की आवश्यकता पड़ती है, खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है, घुलित अवस्था में कहीं न कहीं तो जल भी उसी रूप में जो है उनको प्रदान करता है पौधों को। दोस्तों जल जो है बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो कुल मिला के होता क्या है, जड़ें जो है जाइलम ऊतक के माध्यम से, आप केशिकत्व जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि केशिकत्व के माध्यम से जड़ें जो होती हैं जल को ग्रहण करती हैं, अवशोषित करती हैं और जाइलम ऊतक की मदद से जो परिवहन का काम करता है उसकी मदद से पौधे के समस्त भागों में जल को पहुंचाती हैं। ये तो हो गई पहुंचाने वाली बात। अब सोचिए जल आवश्यकता से अधिक है तो जाहिर सी बात है पौधे बैलेंस तो बनाएंगे ही। तो जो वायवीय भाग हैं इसके, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से छिद्रों द्वारा आवश्यकता से अधिक जल का जो है वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आई ये बात? अब देखिए, और ये प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? ठीक है, अब देखिए जड़ से क्या हुआ, पानी की आपूर्ति हो रही है। पानी की सप्लाई कहाँ से हो रही है? जड़ से। अब यहाँ ये पौधे का भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, नई आपूर्ति हो रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी वेपोराइज होके वायु में जा रहा है वाष्प के रूप में। अब यहाँ देखिए नए पानी की आपूर्ति हो रही है, यहाँ तने में चढ़ रहा है और ये वाष्प के रूप में उड़ भी रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो पत्ती की जो सतह पर रंध्र होते हैं इन्हीं के माध्यम से ये उड़ता रहता है, ठीक है। जो भी पर्याप्त मात्रा होती है, जो भी एक्स्ट्रा मात्रा होती है, उड़ता रहता है। अब देखिए, अब चूंकि एक कर्षण उत्पन्न होता है दोस्तों, समझिए कर्षण क्या है। कर्षण क्या है? एक कर्षण की प्रक्रिया यहाँ आपको समझना है। कर्षण मतलब होता है पुल। सिंपल सी बात है, खींचना। देखिए पत्ती से जो है क्या होता है, पत्ती से क्या होता है, पत्ती के रंध्रों से वाष्प के रूप में जल उड़ रहा है। तो ये जो है एक तरह से कर्षण की प्रक्रिया होगी, पूरे जड़ तक में जो है कर्षण की प्रक्रिया काम करेगी। मतलब यहाँ अगर उड़ रहा है तो ये नीचे से जो है खींचेगा पानी को कर्षित करेगा या पुल करेगा, क्योंकि ऊपर से उड़ता जा रहा है। तो जो नीचे का जल है वो, जैसे आप ऐसे समझिए कोई बर्तन है पानी का, उसमें पाइप आप डाल देते हैं, एक सिरा पानी में रहता है, एक सिरा आप मुंह में लेते हैं और मुंह से पानी थोड़ा सा खींच के पानी गिरा देते हैं नीचे, पाइप को लगा देते हैं। कोई छोटा सा बर्तन रख दीजिए, आप देखेंगे कि इधर से जो पानी निकल रहा है उसकी वजह से कर्षण उत्पन्न होता है, और वो कर्षण की वजह से जो बड़े वाले पात्र से पानी है वो बराबर कंटिन्यू तब तक निकलता रहेगा जब तक सारा पानी खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ जब पानी निकल रहा है तो वो एक कर्षण बल लगाता है ताकि वहां से वो कंटिन्यूटी जो है वो बना के रख सके, ठीक है। अब यही जो आप मुंह से पानी लगा के जब किसी बर्तन में डालते हैं और निकलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, इस तरह समझिए कि जो पानी इधर से निकल रहा है वो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है पत्तियों के माध्यम से। ये पाइप है, ये पाइप का सिरा अपने जड़ों के पास लगाया है नीचे जहां से पानी मिल रहा है, और ये पाइप आपने छोटे बर्तन में रखी है जो पानी भर रही है, ठीक है। ये पाइप अब यहाँ से जब कर्षण बल लगेगा तो यहाँ से पानी की आपूर्ति होती रहेगी, पानी इस पात्र में गिरता रहेगा। ऐसे समझने का प्रयास करिए। तो पत्तियों में क्या होता है, कर्षण बल उत्पन्न होता है जो जड़ों से जो है पानी की सप्लाई को बराबर कंटिन्यू रखता है, और यहाँ वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और नीचे से पानी की आपूर्ति होती रहती है। जाइलम ऊतक ये काम करता है, ठीक है। इसमें केशिकत्व घटना काम करती है। चलिए ये समझ में आया आपको दोस्तों? चलिए इस तरह जो है इसमें फंक्शन होता है, और जल इसमें अस्थायी होता है। पौधों में ये अस्थायी नहीं होता, कितना जल रहेगा ही, आवश्यकता से अधिक हुआ तो वो निकल जाता है। अब देखिए अब सोचिए वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, वाष्पोत्सर्जन जो है कितना होता है। कोई भी वृक्ष जो है जितना उसका जीवन काल होता है, जितना उसका जीवन काल होता है, औसतन मान के चलिएगा, औसतन अपने भार का जितना भी वृक्ष का भार होगा उसका लगभग 100 गुना पानी क्या होता है, वाष्पित करता है। लगभग 100 गुना पानी वाष्पित करता है कोई भी वृक्ष, ठीक है। अब देखिए
अब आप सोच रहे होंगे पानी का कितना इस्तेमाल है, कि पानी नीचे से सप्लाई भी कंटिन्यू आ रहा है, फिर एक्स्ट्रा जो है वाष्पित हो रहा है। वास्तव में आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि 1 से लगभग 2% भाग, मात्र 1 से 2% भाग ही जो होता है जल का, वो जो है एक तो प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है, प्रकाश संश्लेषण में, और अन्य उपापचयी क्रियाओं में, मतलब दोनों को मिला के जितनी भी प्रक्रिया उपापचय की, अपचय, उपचय, अपचयन, उपचयन होती है या प्रकाश संश्लेषण की होती है, सारी प्रक्रियाओं में मात्र 1 से 2% जल ही इस्तेमाल होता है, बाकी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। क्लियर हुआ? अब सोचिए कितना वाष्पीकरण होता है। अब देखिए आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि ये जो संरंध्र हैं इनसे क्या है, गैसों का भी आदान प्रदान है और जल का भी आदान प्रदान है। कितना अच्छा सिस्टम है, सोचिए, उन्हीं से जो है गैसों का भी विनिमय होता है और उन्हीं से वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और ये दिन में क्या होते हैं, दिन में जो रंध्र होते हैं वो खुले रहते हैं, रात्रि में रेस्ट करते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, दिन में क्या है, दिन में भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, CO2 लिया जा रहा है, और क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तो चल ही रही है, दिन भर धूप लग रही है तो कहने का मतलब दिन में ये खुले रहते हैं और रात्रि में क्या होता है, बंद हो जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए ठीक है, अब आपको और क्या समझना है? ठीक है, आपको दोस्तों समझना ये है कि इस तरह काम करती है इस तरह काम करती है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब इसमें जो भी वातावरण के कारक हैं उनका क्या योगदान है, जैसे कि हम हर प्रक्रिया में देख रहे हैं, इसमें देखिए अगर ताप की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता अगर है, प्रकाश की तीव्रता है, दूसरी बात तापक्रम है और वायु की गति तेज है। अब वाष्पोत्सर्जन तो आप वैसे भी जानते होंगे, गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, मार्च अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, लेकिन जून जब आता है, जब मानसून आता है, तो आप देखते होंगे कि उस समय वातावरण में नमी आ जाती है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है धीमी हो जाती है। तो वही आप यहाँ भी समझिए, प्रकाश अगर तीव्र होगा, तापक्रम बढ़ेगा या वायु की गति, मान लीजिए कपड़ा नहीं सूख रहा है या पसीना आपका नहीं सूख रहा है, उमस है, तो आप पंखा झलते हैं तो पसीना सूखने लगता है, इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन होने लगता है पसीने का। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु की गति जब तेज होती है, तेज हवा में आप कपड़े डाल देते हो जल्दी सूख जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन जल्दी हो जाता है। इन तीनों कंडीशन में क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? चलिए इसी का उल्टा आप समझ लीजिएगा, वातावरण में अगर नमी है, तापमान कम है, आर्द्रता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम हो जाएगा, उसकी दर क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। पहला, खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। किस तरह, आपने अच्छे से देखा कि इसमें कर्षण विधि से क्या होता है, जड़ों से पानी जो है खींचता है पत्तियों तक, कर्षण विधि से। जैसा कि पाइप के उदाहरण में हमने आपको समझाया कि नीचे से खींच रहा है, नई आपूर्ति हो रही है और एक्स्ट्रा जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया। तो खनिज लवण, जल में घुलित खनिज लवण पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया न होती, कर्षण न होता,
तो कैसे पहुँचता, ना पहुँचता। तो ये कर्षण की वजह से वहाँ तक पहुँचता है। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, जो बड़े बड़े वृक्ष होते होंगे तो बड़े वृक्ष में कैसे जो है नीचे से खनिज लवण वहाँ ऊपर तक पहुँचते हैं, कर्षण विधि से ही पहुँचते हैं। सोचिए कर्षण विधि कितनी काम की है कि वहाँ ऊपर तक जो है उनका काम हो जाता है पहुँचाने का। तो ये जो है कैसे सप्लाई होती है, कर्षण विधि से, सबसे बड़ा महत्व। दूसरी बात क्या, तापमान, तापमान जो है संतुलित रहता है वाष्पोत्सर्जन से। आपको गर्मी जब लगती है तो शरीर में ऑटोमेटिक सिस्टम है, समतापी जीव हैं आप, तो आपको क्या लगता है, पसीना होता है। पसीना किस लिए होता है, आपके शरीर को जो है ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब पसीने की बूंदें बाहर जो है सतह पे आती हैं उनका वाष्पोत्सर्जन होता है और वो अणु जो गुप्त ऊष्मा अपनी त्याग कर जो है आपके पसीनों को वाष्पीकृत कराते हैं, फिर वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, अंदर तक न जाइए, समझिए। उसी माध्यम से क्या होता है, आपका शरीर ठंडा होता है। इसी कारण से सुराही का जल भी ठंडा होता है। हर कण अपनी गुप्त ऊष्मा प्रदान करता चला जाता है, ऊपर की सतह के अणु क्या होते हैं, वाष्पित होते जाते हैं, तो अंदर के नीचे के जो अणु हैं वो ठंडे होते चले जाते हैं। तो ये काम करता है। तो ये संतुलन बनाने का, तापमान संतुलन बनाने का काम करता है वाष्पोत्सर्जन पौधों में। मतलब उन्हें भी गर्मी ठंडी लगती है, समझिए, उनका जो शरीर है उसको ठंडा रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई, जैसे जानवरों में या इंसानों में काम करता है। तीसरा क्या है, वायुमंडल को नम बना के जल चक्र। भाई ये बताइए, पौधे इतना अधिक पानी लेते हैं और यूज करते हैं 1-2%, तो जाहिर सी बात है पानी की तो कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल चक्र को मेंटेन रखते हैं। आप भले न रखें लेकिन पौधे रखते हैं। पौधे क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा जो पानी वो लेते हैं उसको वाष्पित कर देते हैं, ताकि वायुमंडल में जल जो है फिर से वापस पहुंच जाए, उसकी प्रक्रिया बाधित ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि जल चक्र को मेंटेन रखते हैं, उसमें नमी बनाए रखते हैं। मतलब अगर वो नीचे से जड़ों से ले रहे हैं जल, तो अपना काम पूरा होने के बाद पत्तियों से या पौधों के और भागों से वो नमी वापस लौटा देते हैं या जल वापस लौटा देते हैं वाष्प के रूप में। क्लियर हुआ। चौथा, जल का प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का संभरण या इकट्ठा होना। अब कर्षण विधि से क्या होगा, नए जल की आपूर्ति होगी, और नए जल की आपूर्ति से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, तभी कर्षण होगा, और कर्षण होगा तो जल मिलेगा। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, कर्षण की विधि के माध्यम से ही जल उपलब्ध होगा। अब जल जो उपलब्ध होगा उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, भोजन बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी एक इसका महत्व है। कुल मिला के जो है ये महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित। तो बहुत काम का टॉपिक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझने लायक नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए एक यंत्र है, आप जान लीजिए, गैमोंग पोटोमीटर। गैमोंग पोटोमीटर एक यंत्र है। इसके माध्यम से क्या होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है इसी के माध्यम से मापा जाता है, ये यंत्र काम आता है। तो सब कुछ A to Z चीज़ें जो है कंप्लीट है इसमें वाष्पोत्सर्जन में। तो आपने सब कुछ समझ लिया है, ये भी टॉपिक आज ख़त्म हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। तो जो भी समस्या है, अगर कहीं से लगता है कि आपको कोई चीज़ मिसिंग है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और बिल्कुल जो है अपने भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। कोई भी टॉपिक है उसको कंप्लीट पढ़ें, जो भी चीज़ें आ सकती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ें, ताकि कोई भी टॉपिक हो उससे कोई भी चीज़ छूटे ना दोस्तों। बाद में स्थिति ये ना हो कि आप जो है अनकम्फर्टेबल फील करें एग्ज़ाम में। अगर कोई चीज़ लगता है कि वो कम समझ में आई है तो आप कमेंट करें, नहीं तो इसी तरह अगले वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।